नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गोल के लिए आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कल और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं यहां एसएससी सीजीएल के लिए जो स्कोर बूस्टर सीरीज है 30 डेज स्कोर बूस्टर सीरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप अपने जो भी बच्चे प्री को क्वालिफाई करके एक स्टेप आगे बढ़े हैं और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या मेंस का एग्जाम देने वाले हैं 25 अक्टूबर को, वो व्यक्ति अपने आप को कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं, कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं एग्जाम में, प्लस किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल के जो प्रीवियस एग्जाम हुआ मेंस का उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए बात करेंगे हम यहां बेहतर तरीके से कि क्वेश्चनों को जल्दी करने का तरीका क्या है और कैसे हम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने लेकर आऊंगा 30 डेज सीरीज जो आपको हेल्प करेगी मेंस के एग्जाम में, जो एसएससी सीजीएल का टाइप 2 का एग्जाम है जिसमें रीजनिंग जो सेक्शन है उसके लिए कि आप अपने मार्क्स को कैसे गेन कर सकते हैं। और दोस्तों यहां मैं बात करूंगा जो आपके 2022 के नोटिफिकेशन जो निकला था एसएससी सीजीएल का, जिसमें मेंस का एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ है 2023 में और जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था कब 2 मार्च 2023 को, उसमें रीजनिंग का क्या क्या पार्ट आया था, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, जिससे कि वो हेल्पफुल रहेंगे आपके मार्क्स को गेन करने में और आपकी प्रिपरेशन के लिए मेंस की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसमें पहला दिन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और जिसमें पहले पेपर में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त योगेश और स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को और देखते हैं कि क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं उसको। आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर 4 आर अलाइक इन द सेम मैनर एंड 1 differs from these in that manner, select the odd figure। नीचे दी गई 5 आकृति में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, मतलब डिफरेंट है, मतलब क्या है कि जो उनसे मेल नहीं खाता, उस असंगत आकृति को चयन करें। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि ये क्वेश्चन एसएससी के कहां से उठाया गया है, हम उसकी बात करते हैं तो ये उठाया गया है आपके जो प्री का सिलेबस होता है उससे, क्योंकि प्री के सिलेबस में और मेन के सिलेबस में, जो मेन का सिलेबस है वो प्री प्लस मेंस का डेटा है, लेकिन प्री में मेंस वाले कुछ जो डिफरेंट टॉपिक है वो नहीं पूछे जाते। और उसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, ऑड वन आउट, मतलब जिसको बोला जाता है असंगत, मतलब जो डिफरेंट है उसको निकालिए, या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन। हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण। और ये जो क्लासिफिकेशन पार्ट है वहां से आपका जो क्वेश्चन का जो डेटा है वो क्या होता है कि हमें यहां 3 4 5 क्या दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें से जो डिफरेंट है उसको छांटना होता है। अब जैसे इसको करने का अगर तरीके की बात करें तो हमें केवल यहां जो दिए गए फिगर है उसको एनालाइज करना है और एनालाइज करके हम यहां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम पहले वाले फिगर को एनालाइज करें तो देखिए एक इमोजी बना हुआ है पहले वाले फिगर में, और उस इमोजी में अगर हम बात करें कि उसके किसकी, फेस की, तो फेस में जो उसका माउथ है, माउथ तो सभी में क्या दे रखा है, सेम, तो हम माउथ के बेसिस पर इसको ऑड डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसके आईज की बात करें तो आईज अगर देखें हम फर्स्ट फिगर में, तो फर्स्ट फिगर में हमें आईज क्या दिखाई दे रही है कि इसकी जो आईज है अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ईस्ट को। अगर हम बात करें सेकंड में तो सेकंड में आपकी जो आईज है और उसका जो डार्कनेस पार्ट है
तो डार्कनेस पार्ट ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साउथ को, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ को। अगर हम थर्ड वाले में देखें तो दोनों के दोनों कहां हैं, साउथ में, यहां दोनों के दोनों कहां हैं, ईस्ट में। और अगर इसको देखें, ये दोनों के दोनों कहां हैं, आपकी वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, नॉर्थ। अगर हम देखें फर्स्ट फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें जो भी आइज है इमोजी की, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन जो सेकंड वाला फिगर है उसमें दोनों की दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से अगर हम बात करें कि आंसर जो ऑड है, जो डिफरेंट है, वो कौन सा है, वो है आपका कौन सा, बी ऑप्शन। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन को आपके मिलेंगे आपके मेंस के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। समझ में आ गया होगा दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि हमें सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो एक चैप्टर आता है जिसको बोला जाता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर दैट मींस कि जो हमें आकृति दे रखी है, जैसे हमें क्वेश्चन में एक आकृति दे रखी है कि ये वाली जो आकृति है गिवन ऑप्शन में से किस में मैच करती है। लेकिन इसका एक तरीका ये होता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड, ठीक। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है कि इसका जो रोटेशन है इज नॉट अलाउड। मतलब जो आकृति जिस वे में दे रखी है, जैसे ये आकृति क्या दे रखी है, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद ये इधर घूमे इधर, और उसके बाद यहां क्या बनना है, एक बॉक्स बनना है। लेकिन इसका घूर्णन जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब हम इसको घुमा नहीं सकते। और इसी तरीके से हमें आकृति क्या करनी होगी, निकालनी होगी। अब जैसे यहां से अगर हम आकृति को देखें कि आकृति हमारी कहां से निकलकर आ रही है, तो जरा चेक करते हैं। देखिए बच्चे, अगर हम यहां से आकृति को देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉक्स कहां कहां बन रहा है। तो देखिए, हमें इस वाले में बॉक्स नजर आ रहा है, हमें इस वाले में बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक। हमें बॉक्स और कहां नजर आ रहा है, हमें बॉक्स इस वाले में भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहां देखें तो यहां हमें स्मॉल बॉक्स कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जो आ रहा है, जो मिडिल में आ रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें स्टेप कितने, 1 2 3, मतलब 3 रो की बात कर रहा है। 3 रो तो है, लेकिन स्मॉल बॉक्स जो थर्ड रो में है वो कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम सेकंड वाले में बात करें तो थर्ड रो में हमें यहां तो बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसकी जो डायगोनल लाइन है वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो आपका बीओडी आपका क्या नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं किसमें, जो आपका थर्ड वाला सेक्शन है। तो देखिए, हमें यहां स्मॉल बॉक्स तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां जो डायगोनल लाइन है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, वो मिडिल से स्टार्ट हो रही है। जबकि स्टार्ट कहां से होनी चाहिए, कॉर्नर से, जो कि कॉर्नर से हमें स्टार्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो हमें एक फिगर दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, कि अगर इस स्मॉल बॉक्स को हम ऐसे लेके जाएं और इस तरीके से, तो जो हमारी क्वेश्चन फिगर है वो क्वेश्चन फिगर हमें कहां दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो जो फर्स्ट वाली जो आपका फिगर है उसमें जो ऑप्शन फिगर है वो क्या, सॉरी क्वेश्चन फिगर है वो क्या है, एम्बेडेड है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक टॉपिक आता है इनइक्वालिटी। कौन सा टॉपिक आता है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, अब ये जो इनइक्वालिटी टॉपिक है जिसको बोलते हैं हिंदी में असमानता, क्या बोलते हैं इसको, असमानता। ये क्या होता है कि कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ साइन, मतलब किन्हीं दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन बिटवीन टू बट विद द हेल्प ऑफ साइन, मतलब जो हमें साइन दे रखे हो उसके हेल्प से। जैसे जो साइन होते हैं उसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस,
लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये हमें 5 साइन दिए जाते हैं और इसके बेसिस पर बनाया जाता है एक स्टेटमेंट। क्या बनाया जाता है? एक स्टेटमेंट। और हमें दिए जाते हैं कितने? 2 कंक्लूजन। होता क्या है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हमें कंक्लूजन के, जो गिवन कंक्लूजन है उसको स्टेटमेंट के बिहाफ पर हमें चेक करना होता है कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, और उसके हिसाब से हमें क्या सेलेक्ट करने होते हैं? यहां से ऑप्शन। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। जब कभी भी हम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों उसको करने का तरीका क्या होता है, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि यहां हमारी 2 फैमिली होती हैं। एक होती है एक्स फैमिली, मतलब एक्स का परिवार, और दूसरी होती है वाई फैमिली, मतलब वाई का परिवार। जैसे अगर एक्स की फैमिली है तो उसमें हम लेते हैं किसको? ग्रेटर वाले, मतलब जो बिग वाले जो होते हैं, या जो ग्रेटर वाले होते हैं मतलब बड़े वाले साइन को हम कहां रखते हैं? एक पार्ट में। और जो स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर मतलब जो छोटे वाले होते हैं उसको हम क्या रखते हैं? दूसरे में। अब जैसे यहां से साइन को देखें, ये क्या है? ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल, इसको हम क्या रख लेंगे? एक साइड में ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल। उसके बाद क्या आ जाएगा? लेस, लेस इक्वल एंड इक्वल। ठीक, तो ग्रेटर वाले एक तरफ, लेस वाले एक तरफ। अब उसके बाद ये दोनों ही सेक्शन किसके अंदर आता है? ये आता है सेम फैमिली के अंदर। अब जब फैमिली की बात हो रही है मतलब समान फैमिली, समान परिवार, ध्यान देना कि जब कभी भी कोई भी हमें कंक्लूजन गिवन है तो उस कंक्लूजन में हमें 2 तरीके के एलिमेंट मिलेंगे। जैसे यहां एच है और दूसरा कौन सा है? एफ। तो हम गिवन कंक्लूजन से मतलब दिए गए निष्कर्ष से जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है उससे हम क्या बनाएंगे? एक फर्दर स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट में फर्दर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंक्लूजन, मतलब दिए गए कथन में हम निष्कर्ष में दिए गए तत्वों के अनुसार जहां से चल रहा है और जहां तक पहुंच रहा है, एक क्या बनाते हैं? एक स्टेटमेंट बनाते हैं फर्दर। अब जो स्टेटमेंट हमारा बना उसमें हम पढ़ते हैं साइन को। अब जैसे साइन को पढ़ा, क्या है? इक्वल, लेस इक्वल। अगर लेस की है मतलब स्मॉलर की है या किसकी है? लेस की। अगर फैमिली लेस की आ रही है या स्मॉलर की आ रही है तो मतलब वो वाई की फैमिली है और वहां ग्रेटर यूज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां जो वर्क हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? सेम फैमिली के अकॉर्डिंग। लेकिन सेम फैमिली किसकी फैमिली? वाई की फैमिली। तो ध्यान देना, ये जो सेम फैमिली के होते हैं फादर, कौन होते हैं ये? फादर। ये कौन होती हैं? मदर। और ये कौन होते हैं? चाइल्ड। अब दोस्तों एक चीज बताइए, अगर हमारे घर में पापा मौजूद हैं तो घर में किसकी चलती है? पापा की। और अगर पापा नहीं है, पापा बाहर गए हुए तो किसकी चलेगी? मम्मी की। और जब पापा मम्मी में से दोनों में से कोई नहीं है तो किसकी चलेगी? तो किसी की भी नहीं चलती, सब बराबर होते हैं। हालांकि कहा जाता है बड़े भाई की चलती है, लेकिन हम सुन भी सकते हैं और नहीं भी सुनते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हम उनकी बात सुनते हैं। लेकिन हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो वहां से अगर बात करें हम, तो देखिए जब कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कंक्लूजन के बिहाफ पर बना है गिवन स्टेटमेंट में, मतलब ऐसा कोई कथन जो निष्कर्ष के अनुसार बना है, कौन से में? जो कथन हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम इसकी बात करें तो वहां से अगर केवल एक जैसे साइन का यूज हो रहा है, मतलब या तो उसमें आ रहा हो लेस, लेस इक्वल इक्वल, तो किसकी फैमिली होगी? वाई की। अगर आ रहा हो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल इक्वल, तो किसकी फैमिली होगी? एक्स की। अगर ऐसा आ रहा है तो अगर उसमें पापा मिलते हैं तो किसकी चलेगी? पापा की। पापा नहीं है, कौन मिलती है? मदर, तो किसकी चलेगी? मदर की। तो हमें ये फैमिली किसकी है? वाई की फैमिली। किसकी फैमिली है? वाई की फैमिली। और वाई की फैमिली के फादर क्या है? स्मॉलर। दे रखे हैं? नहीं। क्या दे रखा है? स्मॉलर एंड इक्वल टू, ये दे रखा है। तो बच्चे दे रखे हैं और मम्मी दे रखी है, तो किसकी चलेगी? मम्मी की। और मम्मी की चलेगी तो साइन क्या आएगा? लेस देन इक्वल। कहां से चल रहे थे? एच से कहां तक जा रहे थे? एफ तक। अगर यही जो आपका कंक्लूजन जो रिजल्ट निकल के आया है वही अगर कंक्लूजन सेम टू सेम दे रखा है
तो आंसर होगा सही। अगर नहीं दे रखा है तो क्या होगा, गलत। तो क्या यहां H लेस देन इक्वल F है या लेस देन है, तो यहां है लेस, सॉरी इक्वल टू F दे रखा है, जबकि निकल के आना क्या चाहिए, स्मॉलर इक्वल, मतलब लेस इक्वल। तो यहां बच्चों के हिसाब से रिलेशन ना बनकर किसके हिसाब से बनेगा, मम्मी के हिसाब से बनेगा, मतलब माता जी के हिसाब से बनेगा, मतलब यहां लेस देन इक्वल का रिलेशन बनेगा। और यहां केवल दे रखा है इक्वल, सेम टू सेम नहीं मिल रहा, पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे कंक्लूजन पर। क्या क्या रखा है, जे ग्रेटर देन जी। देखिए कहां से कहां तक चले, जे से जी तक। हमने स्टेटमेंट में जो एलिमेंट दे रखे थे उससे हमने क्या बनाया, एक स्टेटमेंट बनाया फर्दर। और स्टेटमेंट जो बनाया उसमें हमने देखा कि जे से लेके जी तक, अगर हम इसकी बात करें, इसमें किसकी फैमिली है, वाई की फैमिली, अगर इसकी बात करें हम, तो हम पढ़ते हैं दूसरा स्टेप, क्या पढ़ते हैं, साइन को। तो जे से चलेंगे जी तक, ग्रेटर इक्वल, कौन कौन सा पढ़ना है, ग्रेटर एंड इक्वल आ रहा है। और ग्रेटर इक्वल किसकी फैमिली में, एक्स की फैमिली में। ग्रेटर कौन है, एक्स की फैमिली के फादर, और इक्वल कौन है, चाइल्ड। अगर इसमें सेम फैमिली का केस है, किसका है, सेम फैमिली का, जब एक जैसे साइन पढ़ते हैं उस स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बना है, तो हम वहां कहते हैं कि वो केस किसका है, सेम फैमिली का। और सेम फैमिली के केस में अगर एक्स की फैमिली है और एक्स की फैमिली के फादर मौजूद हैं तो रिलेशन उसके अनुसार, मदर फादर नहीं है, मदर मौजूद है तो रिलेशन उसके अनुसार, फादर मदर चाइल्ड है तो फादर, मदर चाइल्ड मदर, फादर चाइल्ड फादर, लेकिन फादर और मदर दोनों नहीं है तो केवल चाइल्ड। तो यहां से रिलेशन क्या बन गया है कि यहां के फादर मौजूद है तो रिलेशन बन के आएगा जे इज ग्रेटर देन जी। और अगर वही जो रिलेशन निकल के आया है सेम टू सेम गिवन है तो आंसर क्या हो जाएगा, सही, मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। और नहीं है तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। तो आप देख रहे होंगे कि यहां जो दे रखा है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो हमें सेम टू सेम दिखाई दे रहा है कि जे बड़ा है किससे, जी से। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही, और ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। जब पहला कंक्लूजन गलत है और दूसरा सही है तो आंसर क्या निकल के आएगा कि आपका केवल व केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है, जबकि पहला सत्य नहीं। होप तो क्लियर हो गया होगा आपको कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं और आप इस पार्ट को जरा नोट कर लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें फर्दर आगे भी मिलेंगे और वहां हमें ये चीजें याद रहनी चाहिए। चलिए नोट करें इसको। चलिए नोट कर चुके होंगे दोस्तों। और दोस्तों ये जो सेशन चल रहा है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे YouTube चैनल पर, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है पूरी की पूरी सीरीज। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। और अगर चीजें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन है आपका कौन से टॉपिक से, ब्लड रिलेशन से। कौन से टॉपिक से है, ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन की बात करें इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों रक्त संबंध, रक्त संबंध। ठीक, देखिए क्वेश्चन को करना क्या होता है, अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में आपका जो तीसरा पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और तीसरा पार्ट क्या होता है कि जिसको बोलते हैं हम कोडेड ब्लड रिलेशन। मतलब जब कभी भी रिलेशन को ब्लड में, जब भी रिलेशन को कोड में बांध देता है, मतलब रिलेशन के लिए क्या दे देता है, कोड, उसको बोला जाता है कोडेड रिलेशन। और फिर हमें एक इक्वेशन देके, जैसे कि यहां दी गई है, पूछा जाता है किसी के बारे में कि वो किस तरीके से संबंधित है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए, सॉरी, B, that means A is the brother of B, मतलब A has B, मतलब A B का क्या है, भाई है। मतलब जब भी किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर हैश का साइन आता है या आएगा तो एक, मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब उसके बाद तो हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रदर को, मतलब भाई को।
आगे पढ़े, आगे क्या कह रखा है कि ए एट द रेट बी दैट मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। मतलब जब कभी भी ए और बी के बीच में क्या साइन है, एट द रेट का साइन आ रहा है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या है, डॉटर है, तो एट द रेट दैट मीन्स डॉटर, डॉटर मतलब पुत्री। उसके बाद कह रहा है कि एंड का जो साइन है, एंड का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए बी का क्या है, पति है, तो हस्बैंड हो गया, कौन, ए, मतलब पति हो गया। उसके बाद कह रहा है परसेंटेज बी, दैट मीन्स ए बी की पत्नी है, तो परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ को, मतलब पत्नी को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि W percentage D has G at the rate B and M at the rate I, then how is D related to M? किसके बारे में पूछ रहा है, D के बारे में। किससे पूछ रहा है, M से पूछ रहा है। तो क्या इससे पहले वाले केस को करने की जरूरत है, मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन हम पूरा लेके चलते जिससे कि आपको क्वेश्चन सही से समझ में आए। कह रहा है W परसेंटेज D has G at the rate B and M and एट द रेट आई, तो डी एम से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी के बारे में पूछ रहा है, किससे, एम से। तो चलिए इसका हम बनाते हैं क्या, फैमिली ट्री। जब भी हमारे पास कोड दे रखे हो तो उन कोड को यूज करते हुए हम बनाएंगे फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमें पहले दे रखा है डब्ल्यू और डी। डब्ल्यू और डी दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में साइन किसका है, परसेंटेज का, और परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को। तो देखिए W इज द वाइफ ऑफ D, मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या होगी, वाइफ, अगर परसेंटेज का साइन आता है तो W वाइफ। अब W वाइफ है तो क्या है, फीमेल, और फीमेल के लिए यहां हम साइन जो लगाते हैं वो माइनस हो सकता है। जैसे जेंडर की अगर बात करें तो अगर मेल है तो उसके लिए प्लस, और फीमेल है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, माइनस। अब जैसे W फीमेल है, माइनस। अब उसके बाद हो सकता है जैसे कि आपने जहां से भी पढ़ा हो, जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग से, हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको कुछ और तरीका बताया गया हो, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे फीमेल के लिए हो सकता है आप सर्कल यूज करते हो, या इसके लिए स्क्वायर, या इसके लिए स्क्वायर, इसके लिए सर्कल, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, फैमिली ट्री बनानी है। अब देखिए W दैट मीन्स वाइफ है किसकी, डी की, ठीक। अब क्या दे रखा है, डी एंड जी। पहला व्यक्ति हो गया डी, दूसरा हो गया जी, दोनों के बीच में क्या है, और हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, ब्रदर को। तो मतलब क्या हो गया कि डी भाई है, किसका भाई है, जी का। अब जी का भाई है तो सेम जनरेशन, और सेम जनरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को। अगर आता है क्या, हस्बैंड वाइफ की कंडीशन, तो उसके लिए हम पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जी एट द रेट बी, एट द रेट रिप्रेजेंट करता है किसको, डॉटर को, मतलब जी जो है वो पुत्री है किसकी, बी की। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। देखिए ये है W इज द वाइफ ऑफ D, D जो है भाई है किसका, भाई है दैट मीन्स मेल, किसका, जी का, और जी क्या है, पुत्री है किसकी, मतलब बेटी है, किसकी बेटी है, वो है किसकी, बी की, जी, ठीक। जी जो है बेटी है बी की, बी एंड एम, एंड साइन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, हस्बैंड को। तो बी हस्बैंड है किसका, बी हस्बैंड है एम का, हस्बैंड है एम का। और उसके बाद एम एट द रेट आई, एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवन डॉटर को, और एम पुत्री है किसकी, आपकी आई की। अब देखिए यहां में आई का जेंडर डिसाइड नहीं है। जब कभी भी आपकी सिंपल कंडीशन होती है, सिंपल कंडीशन यहां ए से बी कह रखा है, यहां क्या कह रखा है, ए का ही रिलेशन बी के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सिंपल कंडीशन। तो सिंपल कंडीशन में लास्ट वाले पर्सन का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक वहां हस्बैंड वाइफ की कंडीशन निकलकर ना आए। अब देखिए जैसे कि पूछा गया है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, डी जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए डी और जी क्या है, दोनों भाई बहन, और इनके माता पिता कौन हो गए, एम और बी। तो डी एम का कौन लगा, तो डी एम का क्या लगा, सन मतलब पुत्र।
मतलब m का d कौन है? बेटा। कौन है? बेटा। अगर पूछा जाता कि m d से किस प्रकार संबंधित है तो आंसर क्या हो जाता? आंसर हो जाता मदर। अगर पूछा जाए कि b d का कौन लगा तो आंसर क्या हो जाएगा? फादर। समझ में आया कि नहीं? अगर पूछा जाए I जो है वो d का कौन लगा तो आंसर आएगा आइदर ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन, मतलब या तो दादाजी या तो नाना जी या नानी जी। ठीक, तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है आपका, जैसे a number has been donated to each of the given letter. Select the option from the following four possibility arrangements of these number that form a meaningful word. ये क्वेश्चन आता है, हालांकि ये सारा का सारा चैप्टर आता है कोडिंग डिकोडिंग में, बट एसएससी इसको स्कैटर्ड करके पूछता है। ये क्वेश्चन आता है आपका वर्ड फॉर्मेशन का। कौन सा आता है? वर्ड फॉर्मेशन के एक चैप्टर होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कुछ हमें अल्फाबेट दिए जाते हैं और उसके अल्फाबेट के बेसिस पर पूछा जाता है कि बताइए कौन सा सार्थक शब्द बनेगा। लेकिन यहां मेंस ने क्या किया कि प्री में तो इस तरीके से पूछा जाता है, मेंस ने क्या किया कि उस लेटर को क्या कर दी गई? मार्किंग कर दी गई। क्या? जैसे 1 2 3 4 5 6, और जो मार्किंग की गई पूछा गया कि अगर इस लेटर को हम उस शब्द में लिखेंगे जिस पोजीशन पर, तो वो कौन कौन सी पोजीशन किस तरीके से चेंज होगी। क्लियर हुआ? अब देखिए हमें वर्ड क्या दे रखा है? वर्ड दे रखा है हमें कौन सा? एक तो दे रखा है ई, दूसरा दे रखा है जेड, उसके बाद एल, उसके बाद पी, उसके बाद यू, उसके बाद अगेन जेड। अगर इसको हम अरेंज करें तो दोस्तों एक हमारा टॉपिक होता है रीजनिंग का ही। क्या टॉपिक होता है? देखिए वो टॉपिक अगर हम कहें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की कमजोरी होती है और जिसको बोलते हैं हम पजल नाम से, तो क्या है? पी यू जेड जेड एल ई। तो हमारा जो बनना है वो क्या बनना है? पी यू जेड जेड एल ही। पजल को क्या कर दिया? उसकी पोजीशन को इधर उधर कर दिया। अब देखिए ई की पोजीशन क्या थी हमारी? 1, लेकिन अब जो उसकी पोजीशन है वो कौन सी है? 6 पोजीशन पर। अब लास्ट में देख लीजिए 1 कहां दे रखा है? केवल थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। अब उसके बाद आगे हम चेक करते हैं एल की पोजीशन क्या दे रखी है? 3। उसके बाद अगर हम देखें जो आपकी जेड, जेड की पोजीशन 2 दे रखी है, यहां उसने उठाया किसको? 6 को और 2 को। इस तरीके से उसने क्या किया है? उठाया है। जैसे पी यू जेड जेड एल ई। उसके बाद यहां दे रखा है पी की पोजीशन है 4 और यू की पोजीशन है 5, तो हमारा सार्थक क्रम क्या बन गया? 4 5 6 2 3 1, और जो कि कौन से में दे रखा है? इसमें। अगर इसका सार्थक क्रम हम एक और देखें तो क्या बन सकता है? क्योंकि जेड दोनों में कॉमन है तो 4 5 2 6 3 1। अगर ऑप्शन ये होता तो ये भी क्या होता? हमारा आंसर होता। जबकि ये ऑप्शन ना देकर क्या दे रखा है? पहला वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। होप सो आपको समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगेन किससे आया है? आपका ब्लड रिलेशन से। क्या कह रहा है कि ए हैज बी। देखिए दोस्तों कंडीशन इस बार भी वही है जो पीछे वाली कंडीशन थी कि ए हैज बी, दैट मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब भाई है। एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉटर को। एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? हस्बैंड को। एंड परसेंटेज किसको? वाइफ को। और हमें कंडीशन दे रखा है कि डी एट द रेट एन एट द रेट एच एंड वाई एट द रेट एफ परसेंटेज वी। तो बताइए एन एफ से किस प्रकार संबंधित है? किस किस के बारे में पूछ रहा है? एन का रिलेशन पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? एफ के रेस्पेक्ट। चलिए बनाते हैं इसकी फैमिली ट्री और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैंने बताया था कि अगर मेल कैंडिडेट है, जो इसी में मैंने बताया था इससे पहले से जस्ट पहले क्वेश्चन में, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए हम लेकर चलेंगे कौन सा? प्लस, और अगर फीमेल है तो क्या लेकर चलेंगे? माइनस। चलिए देखते हैं। जैसे कि कह रखा है कि डी एट द रेट एन, तो डी एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉटर को।
डी बेटी है किसकी, एन की, और बेटी है तो क्या हो गया फीमेल, माइनस। उसके बाद आगे कह रहा है कि एन एट द रेट एच, क्या कह रखा है, एन एट द रेट एच। अब एन एट द रेट एच की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि एन एट द रेट अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, तो एन डॉटर है किसकी, एच की। उसके बाद एच एंड वाई, एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हस्बैंड को, तो एच हस्बैंड है किसका, वाई का। उसके बाद y एट द रेट एफ, एट द रेट अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, तो y जो है वो डॉटर है किसकी, आपकी एफ की। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ परसेंटेज, मतलब एफ पत्नी है किसकी, एफ पत्नी है किसकी, वी की, और पत्नी है तो क्या आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ कंडीशन, और वाई क्या है, डॉटर। अब यहां से हमारे पास डायग्राम बनकर आ चुका है, और डायग्राम क्या बना है कि डी इज द डॉटर ऑफ एन, एन इज द डॉटर ऑफ एच, एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई, वाई इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ इज द वाइफ ऑफ वी, और वाई का वी का जेंडर क्या होगा, आपका मेल कैंडिडेट। अब देखिए मैंने पिछली बार बताया था अगर सिंपल कंडीशन दी जाती है तो लास्ट वाले का हम जेंडर डिसाइड नहीं करते, बट लेकिन हमें एक चीज पता है कि अगर सिंपल कंडीशन जो हमें दे रखी है उसमें अगर लास्ट में हस्बैंड वाइफ की कंडीशन आती है तो हम उसका जेंडर डिसाइड कर सकते। अब यहां से पूछा गया है कि हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ, एन एफ से किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है, तो किसके बारे में पूछ रहा है, एन किससे पूछ रहा है, एफ। तो देखिए एफ की जो बेटी है मतलब डॉटर है, उसकी जो बेटी है तो हमारी डॉटर की डॉटर हमारी क्या लगी, तो उसका अगर हम यहां देखें तो जो लगी वो क्या लगी आपकी, कि पुत्री की पुत्री, सीधा सीधा यही ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों कि डॉटर्स डॉटर मतलब पुत्री की पुत्री, जबकि वो लगती क्या है कि वो लगती है देवती या जिसको बोलते हैं नातिन। क्लियर हो गया होगा, लेकिन यह ऑप्शन जो नातिन ना देकर या देवती ना देकर उसको क्या दिया गया है, डॉटर्स डॉटर मतलब पुत्री की पुत्री, यही सीधा सीधा क्या कर दिया गया, ऑप्शन बना दिया गया है, और आंसर हो जाएगा आपका बी। होप सो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना चलता रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा रैंकिंग पार्ट से, और रैंकिंग पार्ट क्या कहता है ध्यान दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल 32 स्टूडेंट्स इज इन अ क्लास, मतलब एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थी आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। आकाश उसमें एक स्टूडेंट है, इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड एंड वाइल प्रिया इज द 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब क्या कह रहा है कि जो आकाश है वो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, और उसमें जो प्रिया खड़ी है वो बाएं छोर से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। आकाश कहां से है, दाएं छोर से 12वें स्थान पर, और प्रिया कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग खड़े। ध्यान देना दोस्तों, जब आप ऑर्डर रैंकिंग की बात करते हैं तो ऑर्डर रैंकिंग में हमारे दो पैटर्न बनते हैं। एक पैटर्न बनता है सिंपल केस, कौन सा बनता है, सिंपल केस, और दूसरा बनता है जिसको बोलते हैं ओवरलैप केस। सिंपल केस और ओवरलैप केस, इन दोनों को अगर हम देखें कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे क्वेश्चन में, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा सिंपल है कौन सा ओवरलैप। तो अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि यहां दे रखा है 32, मतलब हमें पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं अगर ये हमें पता है, जैसे दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने 32, और उसके बाद जो पोजीशन दे रखी है जैसे कि आकाश जो हमें दे रखा है कितने 12th पोजीशन पर है, लेकिन कहां से, राइट से, और प्रिया जो है वो है 18th पोजीशन कहां से, लेफ्ट से। अगर किन्हीं दो पर्सन की पोजीशन लेफ्ट और राइट से मिलकर, मतलब दोनों को अगर ऐड कर दें, ऐड करने पर कितना हो रहा है, ऐड करने पर हो रहा है 30,
वो अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से कम है, कौन सी, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन, किससे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से क्या है, उससे कम है। तो ध्यान देना कि जो केस बनेगा वो केस कौन सा होता है, आपका सिंपल केस। और अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन से, तो हमेशा जो केस बनता है वो कौन सा बनता है, ओवरलैप केस। अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज्यादा है किससे, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन से, तो केस कौन सा बनेगा, आपका सिंपल केस। और अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है किससे, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन से, तो क्या हो जाएगा, आपका बनेगा ओवरलैप केस। अब देखिए यहां कितना दे रखा है, 18 और 12 मिलकर कितना हो रहा है, 30, और टोटल नंबर कैंडिडेट किसने, 32। तो अगर मिडिल पर्सन हम निकालें, तो मिडिल पर्सन निकालने का फिर सीधा तरीका होता है, फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट माइनस इन दोनों को ऐड करके 12 और 18 को किसमें से घटा दो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन। अब देखिए ये कितना है, 32, ये कितना निकल कर आया, 30, तो मिडिल पर्सन हमारे कितने निकल के आ गए, वो निकल के आ गए कितने, 2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सिंपल केस कब बनेगा, जब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे किससे, लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन से। ओवरलैप केस जब लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा मिरर इमेज का है, और मिरर इमेज क्या कहती है, मिरर इमेज कहती है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट है तो मिरर में उसकी इमेज हमेशा राइट टू लेफ्ट होगी। मतलब अगर कोई भी वस्तु वास्तविक तौर पर रियल में लेफ्ट टू राइट है तो वो मिरर इमेज में, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में, वो क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन को करें तो इस क्वेश्चन को पकड़िएगा, एक और पॉइंट यहां आता है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में उसकी इमेज सबसे पहले बनती है जो आपका क्या होता है, मिरर के सबसे नजदीक होता है। अब देखिए इसका लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। राइट साइड में हमारा आर है, तो आर की इमेज सबसे पहले बनेगी। अब हम पहले उस ऑप्शन को लेंगे जिसमें आर पहले दे रखा हो। देखिए यहां पहले किसकी इमेज बना रखी है, एम की, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। यहां किसकी इमेज बना रखी है, एम की, ये भी क्या है, गलत है। अगर हम बात करें सेकंड एंड थर्ड में, यहां पहले किसकी है, आर की इमेज, लेकिन आर की इमेज हमें किस तरीके से बनती हुई नजर आनी चाहिए, इस तरीके से आपकी इमेज क्या होनी चाहिए, बनती नजर आनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसको उल्टी तरीके से बना रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी। और आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा सभी को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है आपका किससे, कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन क्या कह रखा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज द वर्ड क्लॉक इज रिटन एज 4, 13, 17। क्या कह रहा है कि जो क्लॉक है, CLOCK, इसको क्या लिखा गया है, 4, 13, 17 एंड अगेन। हाँ दोस्तों, तो ये अगर हम बात करें कि जो इंग्लिश में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदी में देखिएगा इस क्वेश्चन को कि एक निश्चित भाषा में शब्द क्लॉक को क्या कर रखा है, 4, 13, 17, 4 एंड 12। यहां 4 जो है वो मिसप्रिंट है, तो यहां क्या है, 4 एंड 12। अब ये कैसे कोड को, मतलब जो वर्ड है उसको कोडिट किया गया है, तो हम अगर इनकी प्लेस वैल्यू को देखें तो हम जानते हैं कि जो सी की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, और इसमें हमें क्या कर दिया गया है, +1। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12, इसमें भी क्या कर दिया गया है, +1 कर दिया गया है। लेकिन ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, और ओ है आपका मिडिल वाला अल्फाबेट,
उसकी प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया गया है, उसमें हमें +2 किया गया है। C की प्लेस वैल्यू अगेन 3, अगेन क्या कर दिया गया +1, और K की प्लेस वैल्यू 11 क्या कर दिया गया +1। अब यहां जो भी वर्ड दे रखा है उसमें मिडिल वाले अल्फाबेट को छोड़कर उसमें बाकी जितने भी अल्फाबेट है उसमें क्या किया गया है +1 किया गया है, लेकिन जो मिडिल वाला अल्फाबेट है उसमेन क्या किया गया है +2। तो अगर यहीं से हम देखें कि अगर हमें करना हो किसको, फोन को, PHONE, तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू 12, H 8 O 15 N 14 E 5, तो 12 + 1 क्या हो जाएगा आपका 13, सॉरी 12 की प्लेस वैल्यू होती है 16, तो 16 + 1 क्या हो जाएगा 17, 8 + 1 कितना हो जाएगा आपका 9, एंड 15 + 1 कितना, 15 + 2 क्योंकि मिडिल वाला अल्फाबेट है, क्या हो जाएगा 17। उसके बाद आपका कितना आएगा 14, 14 + 1 15, एंड E मतलब 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 17 9 17 15 6। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल हमारा बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर हुआ। तो अगर आगे देखें हम क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से जरूरी नहीं है कि यहां आपका +1 भी हो, उसके अलावा भी लॉजिक आ सकता है। जैसा हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उस तरीके से हमें चेक करना है पैटर्न को, लेकिन उसके लिए हमें उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन किससे है, ये क्वेश्चन है आपका सिंबल एंड नोटेशन से। जो आपका सिंबल एंड नोटेशंस, या जिसको बोलते हैं हम मैथमेटिकल इक्वेशन, वहां से ये क्वेश्चन दे रखा है। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं संकेत एवं चिन्ह। ध्यान दें, क्या होता है कि जब भी हमें कोई एक इक्वेशन दी जाती है, उस इक्वेशन में या तो इसको कोड करके पहले दे दिया जाता है कि प्लस का ये माइनस का ये। दूसरा कैसे पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है इसमें कि हमें इक्वेशन ऑप्शन में दे दी जाती है, या तीसरा पैटर्न होता है जिसमें हमें केवल इक्वेशन एक साइन के साथ दी जाती है, किससे, स्टार या कुछ और उसके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये हमें कहां दे दिए जाते हैं, नीचे की तरफ। अब देखिए ऑप्शन में जैसे कि जो 68 है, ये हमें आंसर निकाल कर लाना है, और क्या कह रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसमें दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने वाले समीकरण को संतुलित हो जाए। अब देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों, जब कभी भी सिंबल एंड नोटेशन का क्वेश्चन आए, तो आप दी गई इक्वेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको पकड़ें। 99.99% केसेस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है आप उसको पकड़ें, और उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू के बीच में जो भी कोड आना है, या तो कोडिट किया गया होगा या यहां से उठा के रखना है, वहां कौन सा साइन आएगा, वहां आता है मैक्सिमम टाइम्स डिवाइड। मतलब किसी भी इक्वेशन में जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, सबसे बड़ी, वो हमेशा 99% क्या होती है, डिवाइड होती है। किससे, अपनी नेक्स्ट वैल्यू से। अब देखिए यहां इस स्टार की पोजीशन कौन सी है, 1 2 3, ये कौन सी पोजीशन है, 3, तो यहां से थर्ड प्लेस पर डिवाइड किस में दे रखा है, ए वाले ऑप्शन में, तो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करें। अगर वो ना हो तो 1% ऐसा हो सकता है कि उसके अलावा कोई भी ऑप्शन बने। आंसर नहीं पता अभी, लेकिन जो कंसेप्ट कहता है वो इसी तरीके से। ध्यान दीजिएगा कैसे। अब देखिए यहां से हम निकालते हैं, तो इस वाले को रखें। देखिए ये क्या हो गया, 2 का कितना हो गया 18, ठीक भाई, यहां से क्या हो गया कि 2 किसके बराबर हो गया, 18 के। अब 2 18 के बराबर हो गया। अब उसके बाद पहला कौन सा, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3, और इसमें जो लगता है वो बॉड मास लगता है। ये कितना हो गया 18। बॉड मास में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्ट।
ठीक। तो अब उसके बाद कहें कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो गया 63। ठीक, 63। उसके बाद यहां क्या दे रखा है -18 प्लस 23। अब देखो, अब हमें एडिशन करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, तो 63 प्लस 5 कितना हो गया 68, और यही वाला हमारा क्या हो गया ऑप्शन। आगे बढ़ने की ही जरूरत नहीं है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी, वो क्या होगी आपकी डिवाइड होगी 99% केसेस में, और आप सबसे पहले उसी को लेकर चलेंगे। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फर्स्ट डे, और जिसमें हमने 2 मार्च 2023 की कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को हमने देखा, जिसमें हमने बात की किसकी, डे 1 की। और डे 1 में हमें किस क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, होप सो आपको पसंद आया होगा। दूसरा कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही आपको पर डे कुछ ना कुछ स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नया जरूर सीखने को मिलेगा। और हम नई से नई चीज, जैसे कि जो स्कोर बूस्टर सीरीज है, ये आपके सामने लेकर आए। इसमें सेकंड डे की वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा, और उसमें हम देखेंगे कि 2 मार्च के कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हीं को, और देखेंगे कि वहां उन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी के जो ऑफिशियल हैंडल वेबसाइट है, वहां से आपके उठाए हुए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे हम आपसे सेकंड वीडियो में, और बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2 मार्च 2023 मेंस के बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद।